ओम। मैंने तुम्हें कई रोज पहले चेंज द वॉइस के नियमों को बताया था। आज मैं कुछ उसके वाक्य फिर करके दिखाता हूं ताकि आप इनको अच्छे प्रकार से कर सको। प्रैक्टिस के लिए वाक्यों को करना बड़ा जरूरी है। चेंज द वॉइस वाच्य परिवर्तन, इसका नियम मैंने तुम्हें बताया था। सबसे पहला ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब नियमानुसार लाना, नंबर 3 वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना, नंबर 4 उसके बाद बाई का प्रयोग करना, नंबर 5 सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, मैंने ये नियम तुम्हें बताए थे चेंज द वॉइस के, और साथ में एक वाक्य भी बताया था, जैसे ही वर्क्स हार्ड, ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। या ही वर्क्स है तो ये कर दो हार्ड। ही वर्क्स हार्ड इन द फील्ड, इस एक वाक्य को हम ले लेते हैं। सब्जेक्ट है, वर्ब है, इन द फील्ड इसका ऑब्जेक्ट है। ये इसको हार्ड ऑब्जेक्ट मान करके करो। He works hard in the field, he is the subject, work is the verb and in the field is the object। तुम्हें आम समझने के लिए एक सामान्य सा वाक्य लिखा, या he tells a lie, एक वाक्य ये लिखा, इसका ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। मैंने 2 वाक्य लिखे। इनको पैसिव वॉइस बनाते समय मैंने बताया कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ इन द फील्ड, नियम के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाओ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है जिसमें वर्ब की पहली फॉर्म या उसके साथ ऐसे या ऐसा लगता है। अगर इंटेरोगेटिव वाक्य हो तो डू या डज सब्जेक्ट से पहले आता है, और यदि नेगेटिव वाक्य है तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होता है। इन द फील्ड इज वर्कड हार्ड बाई, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाओ बाई हिम। He tells a lie, a lie is told by him।
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, नियम के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, उसके बाद बाई लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। यही 5 नियम याद रखने। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, हेल्पिंग वर्ब नियम के अनुसार लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करो, उसके बाद बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। हमारे सब्जेक्ट जो प्रोनाउन होते हैं, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, he, his, him, she, her, her, they, their, them, it, it is, it। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ये आएगा तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ये सब्जेक्ट का प्रयोग हो रहेगा तो इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये बन जाएगा। नाउन है तो जो का तो रह जाएगा थर्ड पर्सन। अब इसके कुछ वाक्य में लिखता हूं, उन वाक्यों को तुमने बनाना है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तुम्हें वाक्य नहीं आएंगे। सबसे पहले नंबर 1, he does not go to school। Ram takes bath। I do not tell him a story। You know him। सोहन read the book। He is going to school। The birds are chirping in the tree। The farmer is plowing in the field। They are playing a football।
शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। मैंने तुम्हारे सामने ये 10 वाक्य लिखे, चेंज द वॉइस के। ये पहले वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्तमान काल के अंदर होते हुए स्थिति के बारे में बताता है। उस समय वो होता है जिसमें हम चर्चा करते हैं। वह स्कूल जाता है, वह खाना खाता है, वह स्नान करता है, वह कविता याद करता है, वह पाठ याद करता है। उसमें मौजूदा टाइम पर वो काम होता है, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अंग्रेजी में इसकी पहचान है, या तो वर्ब की पहली फॉर्म पाएगी या उसके साथ एस या ईएस लगेगी। अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट से पहले डू या डज आ जाएगा। नेगेटिव वाक्य तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग हो जाएगा। पिछले 5 वाक्य मैंने लिखे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। ये कार्य पहला आरंभ होता है जिसमें हम चर्चा करें तो उसमें भी ये जारी होता है। पहला आरंभ होकर के उसमें ये जारी होता है। वह खाना खा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, वह कविता याद कर रहा है, वह फुटबॉल खेल रहे हैं। पहले आरंभ हुआ और उसमें भी वो जारी होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज और एम का प्रयोग होता है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में चेंज द वॉइस करते समय जिसमें वर्ब की पहली फॉर्म हो या उसके साथ ऐसे एस लगी हो, डू या डज का प्रयोग हो, डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग हो, उसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब इज और एम लगेगी और नियम सारा जो का तो रहेगा, लेकिन इसमें इज और एम का प्रयोग होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में इज और एम और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। इसके पैसिव वॉइस बनाते समय इज, बीइंग, आर, बीइंग, एम, बीइंग का प्रयोग होता है। अब एक बार इन वाक्यों को देखिए और फिर तुमने बनाने हैं, तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं। ही डज नॉट गो टू स्कूल। ही इज द सब्जेक्ट, डज इज द हेल्पिंग वर्ब, गो इज द वर्ब, स्कूल इज द ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। स्कूल इज नॉट गोन टू बाय हिम। स्कूल इज नॉट गोन टू बाय हिम। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, हेल्पिंग वर्ब नियम के अनुसार लगाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, उसके बाद बाय लगाया, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। स्कूल इज नॉट गोन टू बाय हिम। राम टेक्स बाथ। बाथ इज टेकन बाय राम। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब नियम के अनुसार वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। बाथ इज टेकन बाय राम। आई डू नॉट टेल हिम ए स्टोरी। 2 ऑब्जेक्ट हो गए, स्टोरी होगी और हिम हो गया। दोनों से पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। एक वाक्य के अंदर 2 ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। पहले हिम को लो। ही इज नॉट ही इज नॉट टोल्ड ए स्टोरी बाय मी। ही इज नॉट टोल्ड ए स्टोरी बाय हिम। और ए स्टोरी को लो तो ए स्टोरी इज नॉट टोल्ड टू हिम बाय मी। ए स्टोरी इज नॉट टोल्ड टू हिम बाय मी। प्रोनाउन से पहले टू का प्रयोग करेंगे। अगर ए स्टोरी को हम लेते हैं, यू नो हिम, मैंने ये बताया था कि वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाएंगे, लेकिन कुछ शब्द होते हैं जैसे नॉन, इसके साथ टू का प्रयोग होगा, कॉन्टेन के साथ इन का प्रयोग होगा। कुछ शब्द है जिसके साथ इनका प्रयोग होता है, बाकी ऑलमोस्ट के साथ बाय का प्रयोग होता है। यू नो हिम, ही इज नॉन टू यू, बाय यू टू यू, ही इज नॉन टू यू।
क्योंकि नॉन के साथ में टू का प्रयोग होगा। सोहन रीड्स ए बुक, ए बुक इज रीड बाय सोहन, रीड रीड रीड, ए बुक इज रीड बाय सोहन। ही इज गोइंग टू स्कूल, स्कूल, ये अब हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य आ गए। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज आरएम लगती है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है। पैसिव वॉइस बनाते इसमें इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब नियम के अनुसार लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद बाई लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। स्कूल is being gone to by him, school is being gone to by him. The birds are chirping in the tree, in the tree is being chirped by the birds. The farmer is plowing in the field, in the field is being plowed by the farmer, in the field is being plowed by the farmer. They are playing a football is being played by them, a football is being played by them. She is singing a song is being sung by her. तो ये मैंने प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य बताए। इनको तुमने कॉपी पर करना है, जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा उसको ये अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। अगर कोई डाउट हो तो उसको तुम फिर पूछ सकते हो। टेंस वाइज वाक्य इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि तुम्हें हेल्पिंग वर्ब का लगाना भी आ जाए, तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाए। अब वाक्य नंबर 11, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव का प्रयोग होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ही हैज डन हिज work. I have learned my poem. Have they lost their pen? Ram had written a poem. Mohan has lost his book. ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं जिसके अंदर हैज, हैव का प्रयोग है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस
उसका कोई वाक्य पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो सबसे पहले हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के बताए, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बताए। अब मैं तुम्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को करके दिखा रहा हूं। He has done his duty. His duty has been done by him. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का प्रयोग होता, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हैज बीन हैव बीन का प्रयोग करेंगे। अब ये तुम्हें मैंने बताया ही था कि ही सी इट का सिंगुलर नाउन के साथ हैज आता है, आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग होगा। ये तुम्हें पहले बता दिया गया था। अब इसको बनाते समय His work has been done by him. I have learnt my poem. My poem has been learnt by me. My poem has been learnt by me. Have they lost their pen? Their pen इंटरोगेटिव तो इंटरोगेटिव रहेगा। Has their pen been lost by them? Has their pen been lost by them? Ram has written a poem. A poem has been written by Ram. Mohan has lost his book. His book has been lost by Mohan. तो ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों के पैसिव वॉइस बनाए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का किसी वाक्य का कोई पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ आते हैं। Did he read his book? You made a table. He lost his shoes. Ram ran a race. ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। साधारण वाक्य के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा और इंटरोगेटिव के अंदर सब्जेक्ट से पहले डिड आएगा, नेगेटिव के अंदर डिड नॉट का प्रयोग होगा। प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वो होता है कि जिस पास्ट टेंस में उससे पहले से काम आरंभ हो रहा था और जिस समय हम चर्चा करते हैं उस समय भी वो आरंभ होता है।
वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो इस प्रकार के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का प्रयोग होता है। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। ही वाज टेकिंग टी। हाँ, you were traveling in the bus. She was making a noise. Ankit was taking exercise. They were playing football. ये हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं, जिसके अंदर वाज या वर हेल्पिंग वर्ब आती है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है और पैसिव वॉइस बनाते समय वाज बीइंग वर्ब बीइंग का प्रयोग करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड या डिड नॉट का प्रयोग होता है, उसमें वाज और हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होते हैं और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी होती है। पैसिव वॉइस बनाते इसमें वाज बीइंग वर्ब बीइंग का प्रयोग करते हैं। अब इसको पैसिव वॉइस बनाते इसमें ही वाज टेकिंग टी, टी वाज बीइंग टेकन बाय हिम, टी वाज बीइंग taken by him. You were traveling in the bus. In the bus was being traveled by you. In the bus was being traveled by you. She was making a noise. A noise was being made by her. Ankit was taking exercise. Exercise was being taken by Ankit. Exercise was being taken by Ankit. They were playing football. Football were being played by them. ये हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के चेंज द वॉइस हुआ। सभी बच्चों ने अपनी कॉपी के ऊपर लिखकर इसकी प्रैक्टिस करनी, इसको बनाना है। किसी को समझ में ना आए तो उसको पूछ लेना है। हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड या डिड नॉट के स्थान पर वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होता है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी होता है, तो इसमें वाज बीइंग वर्ब बीइंग का प्रयोग करेंगे। बाकी नियम ये तुम्हारे सामने लिखवा रखे। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस।
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में तुम्हें बताया था कि इसके अंदर भूतकाल की कोई घटना का वर्णन होता है। हेल्पिंग वर्ब शैल या विल लगती है, आई और वी के साथ शैल, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है। मॉडल वर्ब के रूप में सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ जब कोई धमकी दे, कोई दृढ़ निश्चय हो या कोई उद्देश्य व्यक्त किया जाए, तो उस स्थिति में सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल और फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग होगा। पैसिव वॉइस बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य जिसमें हेल्पिंग वर्ब शैल या विल लगती है, पैसिव वॉइस में इसका शैल भी और विल भी बन जाएगा। जैसे ही विल go to Delhi. Shall I read your book? तो 5 मिनट हो गया, थोड़ा सा यू करवाइए जिससे मिनट हो गया। मोहन will read a book we shall play hockey they will learn a poem। ये मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कुछ वाक्य लिखे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इन वाक्यों के अंदर ही विल गो टू दिल्ली और इसमें शैल विल का प्रयोग होता है, वर्ब की पहली फॉर्म होता है। इसको पैसिव वॉइस बनाते इसमें हमें शैल बी और विल बी का प्रयोग करते हैं। तो इनको देखिए, दिल्ली विल बी गॉन टू बाय हिम, दिल्ली विल बी गॉन टू बाय हिम। शैल आई रीड योर बुक, इंटेरोगेटिव है, विल योर बुक बी रीड बाय मी, मोहन विल रीड ए बुक will be read by Mohan, we shall play hockey, a hockey will be played by us, they will learn a poem will be learned by them। एक बार फिर देखिए, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब शैल और विल लगी है। पैसिव वॉइस बनाते में इसमें हम हेल्पिंग वर्ब शैल भी और विल भी लगाएंगे। बाकी वही नियम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब नियम के अनुसार लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बाय लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो इसमें पैसिव वॉइस बनाते इसमें दिल्ली विल बी गॉन टू बाय हिम,
Shall I read your book? Interrogative है. Will your book be read by me? Mohan will read a book. A book will be read by Mohan. We shall play hockey. A hockey will be played by us. They will learn a poem. A poem will be learned by them. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के किसी वाक्य का कोई पैसिव वॉइस नहीं बनेगा. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वाक्य का कोई पैसिव वॉइस नहीं बनेगा. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के किसी वाक्य का कोई पैसिव वॉइस नहीं बनेगा. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के किसी वाक्य का कोई पैसिव वॉइस नहीं बनेगा. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य का कोई पैसिव वॉइस नहीं बनेगा. तो अब हम बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य का पैसिव वॉइस. इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल है, विल है होता है. पैसिव वॉइस में शैल है, बीन, विल है, बीन हो जाएगा. दे विल हैव done their duty. I shall have worked in my copy. He will have plowed in the field. Mohan will have reached in the school. We shall have done my homework. We shall have done my homework. ये मैंने तुम्हें पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य लिखा है. फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों में शैल है, विल है, हेल्पिंग वर्ब आते वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है. पैसिव वॉइस बनाते इसमें शैल है, बीन, विल है, बीन, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं. दे विल हैव डन देयर ड्यूटी. Their duty will have been done by them. Their duty will have been done by them. I shall have worked in my copy. In my copy will have been worked by me. He will have plowed in the field. In the field will have been plowed by him. Mohan will have reached in the school. In the school will have been reached by Mohan. We shall have done my homework. My homework
will have been done by us. चेंज दी वॉइस के मैंने वाक्य पास्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य बताया, जिसमें वर्ब की पहली फॉर्म या उसके साथ ऐसी एस आती है, इंटरोगेटिव डू डज सब्जेक्ट से पहले आता है, और नेगेटिव वाक्य हो तो डू नॉट डज नॉट का प्रयोग होता है। तो ऐसे वाक्यों में पैसिव वॉइस बनाते इसमें हेल्पिंग वर्ब इज और एम का प्रयोग होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब इज और एम आता, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है। ऐसे वाक्यों को पैसिव वॉइस बनाते इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाले वाक्यों में इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग का प्रयोग करते हैं। और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आता और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसको पैसिव वॉइस बनाते इसमें हम हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो प्रत्येक पैसिव वॉइस में आएगी, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के किसी वाक्य की कोई पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है साधारण वाक्यों में, इंटेरोगेटिव में डिड सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नेगेटिव वाक्यों में डिड नॉट का प्रयोग होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ऐसे वाक्यों को पैसिव वॉइस बनाते इसमें हम वाज और वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब हैज या हैड आती है, पास्ट परफेक्ट टेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब हैड आती है और उसको पैसिव वॉइस बनाते इसमें हम हैड बीन का प्रयोग करते हैं। किसी भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की किसी वाक्य का कोई पैसिव वॉइस चेंज नहीं होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब शैल और विल का प्रयोग होता है। पैसिव वॉइस बनाते इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल भी और विल भी लगा देंगे। किसी भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य का कोई पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब शैल है और विल है आती है, और इसका पैसिव वॉइस बनाते इसमें शैल हैव बीन या विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के किसी वाक्य की कोई पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। तो ये हमारे बनने वाले एक्टिव से पैसिव वॉइस के साधारण और इंटेरोगेटिव वाक्य जिसमें ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, उसके बदलने का नियम बताया। अब हमारे इंपेरेटिव साइज और इट इज टाइम वाले जो वाक्य रहते हैं उसको हम फिर करेंगे। आप इन सभी बच्चों ने अपनी कॉपी में इनको करना है। प्रैक्टिस के बगैर कोई चीज़ हल नहीं हो सकती। तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा तजर्बा होगा, तुम इनको कर पाओगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मैं तुम सभी बच्चों को ये बताना चाहता हूं, आज देश के अंदर सैकड़ों साल बाद एक इतनी बड़ी त्रासदी महामारी जो इंटरनेशनल लेवल पर आई, उसकी वजह से एक ये नई सोच पैदा हो गई, नई तरीके से पढ़ाने का एक मेथड चालू हो गया। किसी भी चीज के अंदर जब कोई घटना आती है तो वो परिवर्तन लाती है। मैं अभी ये नहीं कह पाऊंगा कि कितने दिन बाद स्कूल लगेंगे, लेकिन इतनी कह पाऊंगा कि 11 अप्रैल से ये सेशन चालू हो चुका है और गवर्नमेंट ने निर्णय ले लिया कि सेशन तो चालू होगा ही होगा और 31 मार्च को ये संपन्न होगा ही होगा। इतने सभी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना है और सभी बच्चे घर में बैठ करके काम करेंगे, क्योंकि ये महामारी का एक समय है, दौर है।
इसमें एक तरफ रहना, सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है, वो भी रहना चाहिए और पढ़ाई भी निरंतर रहनी चाहिए। और बाकी मैं इतिहास को कई बार पढ़ता भी हूँ, दोहराता भी हूँ, देखता भी हूँ। जब भी कभी कोई घटना होती है उसके बाद परिवर्तन जरूर होता है। अगर हम महामारियों की बातों को ना भी लें कि कब कातक वाली बीमारी हुई, कब प्लेग पड़े, कब सूखे पड़े, कभी बाढ़ आई, उनको भी ना लें। अगर हम खाली ये भी लें कि प्रथम विश्व महायुद्ध, द्वितीय महायुद्ध, उनके अध्ययन को ही ले, तो उसके बाद एक नया पैटर्न निकल करके आता है। अब भी एक नया पैटर्न आएगा और उस नए पैटर्न के अंदर शामिल होने के लिए, उस दुनिया की उस दौड़ के अंदर शामिल होने के लिए तुम्हें नए नए तरीकों की पालना करनी पड़ेगी, नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। मुझे अच्छी प्रकार से याद है, हम छोटे होते थे तब ये कहा जाता था कि सिनेमा हॉलों के अंदर पिक्चर दिखाई जाती है। एक दिन ऐसा समय आएगा कि अपने घरों के अंदर ही सब लोग पिक्चर देखा करेंगे। हम बड़े अजीब माना करते कि ये कैसे हो सकता है कि लोग अपने घरों के अंदर पिक्चर देखें, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वह सबके घर टीवी और सब देख रहे हैं, सबके हाथों मोबाइल में पिक्चर देख रहे हैं, टीवी है मोबाइल पर या टीवी के अंदर देख रहे हैं, अपने घर घर के अंदर अपनी चारपाई के ऊपर बैठे हुए पिक्चर देख रहे हैं। सिनेमा हॉल घरों के अंदर बन गया। आज से 20-25 साल पहले ये देख रहा था, ये कहा गया था कि आने वाले समय पर स्कूलों की जरूरत नहीं रहेगी और लोग घर बैठ करके अपना अध्ययन किया करेंगे। अब हम देख रहे हैं एक ऐसा दौर आ गया था कि अमेरिका के अंदर क्लास ले रहे हैं और हरियाणा हिंदुस्तान के अंदर पढ़ रहे हैं। उनकी डिग्री अमेरिका से आ रही है, रशिया से आ रही है, जापान से आ रही है, चाइना से आ रही है। हिंदुस्तान की डिग्री अब दूसरे देश के लोग वहां बैठे भी ले रहे हैं। ये ऑनलाइन का सिस्टम, ये कंप्यूटर का सिस्टम, ये टीवी का सिस्टम, ये लैपटॉप का सिस्टम, ये इंटरनेट का सिस्टम, ये आज की आधुनिकता का जो ये सिस्टम आ गया, 3G, 4G, 5G और उससे भी आगे रिसर्च चल रही है। तो आज वो दौर आ गया कि स्कूलों के अंदर की बजाय घर बैठ करके बच्चे पढ़ेंगे, उस युग के अंदर तुम प्रवेश कर रहे हो। जो अच्छे बच्चे इसको गंभीरता से लेंगे और जमाने के साथ जुड़ेंगे और एडवांस होकर के आगे बढ़ेंगे, और जो बच्चा इसको लापरवाही के अंदर लेगा वो बच्चा पश्चाताप करेगा। ये त्रासदी गुजर जाएगी, फिर क्लासरूम बैठेंगे और काम करेंगे। हर बच्चे का चेक करेंगे। तुम भी प्रश्न पूछोगे, प्रश्न तो अब भी पूछ सकते हो। अगर बच्चों की व्यू आए तो जिस YouTube के ऊपर तुम अब पढ़ रहे हो, इस पर लाइव हम पढ़ सकते हैं और उस पर तुम प्रश्न हमसे पूछ सकते हो। ऐसी सुविधा हमारे पास है। बच्चे अपने घर में बैठे और वो लाइव के रूप में हमारे से पूछ रहे हैं, हम उसके आंसर दे रहे हैं। तुम क्वेश्चन पुट करें, कोई प्रॉब्लम हो उसको सोल्व करें, ऐसा हो सकता है। सुविधा है, लेकिन तुम काम करो। ये मत मानो कि हम नहीं दिख रहे और हम लापरवाही करते, हम क्यों पढ़े। नहीं, बगैर पढ़े आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने एक बात अभी कही थी, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। एक व्यक्ति मेहनत परिश्रम करके ही आगे बढ़ सकता है। इस एजुकेशन को कोई नहीं बताएगा। और आज ये ग्लोबलाइजेशन के युग में एजुकेशन के बगैर कुछ नहीं कर सकता। तुम ये सोच करके काम मत करो कि कौन देखता है, क्यों पढ़े। नहीं, इसलिए पढ़ो कि तुम बुद्धिजीवी हो और तुम्हें अपने लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, मानव जाति के लिए, प्राणी मात्र के लिए तुमने कुछ करना है। आज लोग चंद्रमा पर जा रहे हैं, मंगल ग्रह पर जा रहे हैं, सूर्य पर जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कई कई महीने रह करके आते हैं।
और तुम अपने घर के अंदर भी अपनी कुछ देर की क्लास होती है उससे भी पीछे हट रहे हो, तो कोई भी बच्चा लापरवाही नहीं करेगा। जब यहाँ होगे क्लास में प्रॉब्लम को साथ सोल्व करके चलेंगे, और अब खाली कहने कोई गंभीरता से लेंगे और करेंगे। ओम।